आज की इतिहास वार्ता में आप सभी का स्वागत है। हम आज बात करेंगे इतिहास की उपयोगिता के विषय में। इसके पूर्व में प्रथम वीडियो में हमने 6 बिंदुओं पर चर्चा की थी इतिहास की उपयोगिता अथवा महत्व के विषय में। उसकी भूमिका पृष्ठभूमि पर विस्तार पूर्वक हमने चर्चा कर ली थी। अब दूसरे भाग में 7वें बिंदु से हम प्रारंभ करेंगे। राष्ट्रीय उपयोग, इतिहास के उपयोगिता के रूप में राष्ट्र के लिए इतिहास का क्या उपयोग होता है या हो सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य और समय की मांग के अनुसार राष्ट्रीयता की शिक्षा सभी भारतीयों के लिए आवश्यक है, क्योंकि इस समय क्षेत्रीयता की भावना बहुत बढ़ रही है। प्रदेशवाद, जातिवाद, धर्मवाद, धर्म को लेकर के विवाद हैं, संप्रदायवाद, भाषावाद, स्वदेशी और विदेशी की भावना बहुत अधिक विस्तृत है। इन परिस्थितियों में राष्ट्र को एक बनाए रखने के लिए हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति को देखने की आवश्यकता है। समन्वयवाद और एकता के तत्वों को जो स्पष्ट करता है, इसको सभी भारतीयों को जानना आवश्यक है। राष्ट्रवाद वह भावना है जो देश के भीतर सभी भेदभाव को मिटा देती है। सर्वप्रथम हम भारतीय हैं, यह राष्ट्रीयता की भावना है। राष्ट्रीयता की भावना सर्वोपरि है। इस तथ्य को इतिहास के अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों एवं आम जनता तक, आम लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। राष्ट्रीय चरित्र के अध्ययन की आवश्यकता है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, राणा प्रताप, शिवाजी, सम्राट अशोक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल जैसे देशभक्त तथा राष्ट्रीय चरित्र से संपन्न व्यक्ति इतिहास में हैं। इसी प्रकार एकता के तत्व तथा समन्वय के तत्व भारतीय इतिहास में विद्यमान हैं। इतिहास हमें स्पष्ट रूप से यह संदेश देता है कि जब जब हमारे देश के राजा अथवा यहाँ की जनता किसी भी कारण से विभाजित हुई, तब तब हम विदेशी शक्तियों के गुलाम हो गए। मध्यकाल से हम एक घटनाएं देखते हैं, प्राचीन काल में भी कुछ इस तरह की घटनाएं देखते हैं, और आधुनिक काल में, मध्यकाल में हम मुस्लिम आक्रमणकारियों के अधीन हुए। सल्तनत काल यहाँ पर कायम हुआ, फिर मुगल काल, और उसके बाद अंग्रेज भारत में शासन करते रहे। उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण किया। अंग्रेजों ने इसका लाभ प्राप्त किया था। भारतीयों को ही भारतीयों के खिलाफ लड़ाकर, भारतीयों के बीच विभेद डालकर, हिंदू मुस्लिम विभेद इतना ज़्यादा उन्होंने बढ़ाया था कि जब भारत आज़ाद भी हुआ तो इसी धर्म के आधार पर, इसी विभाजन के आधार पर, धार्मिक विभाजन के कारण भारत विभाजित हो गया और भारत और पाकिस्तान दो देश यहाँ पर 1947 में कायम हुए, और बाद में पाकिस्तान का पुनः विभाजन हुआ और वह भी दो भागों में विभाजित हो गया। इस प्रकार तीन देश भारत की भूमि पर निर्मित हो गए। इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए इतिहास के ज्ञान की अनिवार्य आवश्यकता होती है, ताकि हमें पता चल सके कि हम जब जब किसी अन्य कारण से विभाजित होते हैं तो हमारा देश बट जाता है, गुलाम हो जाता है। और इसमें जितनी भी बाधाएं हैं, चाहे वह प्रदेशवाद की हो, जातिवाद की हो, धर्म की हो, संप्रदाय, भाषा, इन सब से ऊपर उठने की आवश्यकता है। यह शिक्षा हमें इतिहास से प्राप्त हो सकती है, तो इसका बड़ा उपयोग है। इसी प्रकार न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उपयोग भी इतिहास का बहुत बड़ा है। हमारी भारतीय संस्कृति है वह वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पर विश्वास करती है, पूरे विश्व को एक कुटुंब के रूप में स्वीकार करती है। ये हमारी धारणा है, ये हमारी संस्कृति है। इस आदर्श की आवश्यकता वर्तमान में पूरे विश्व को है। जिस समय परस्पर द्वेष, घृणा, कठोर प्रतिस्पर्धा के कारण अंतर्राष्ट्रीयता की भावना के विकास की आवश्यकता है। यह विश्व इतिहास के अध्ययन से विकसित किया जा सकता है। इस समय विश्व की अनेक क्षेत्रों में भीषण युद्ध और संघर्ष की स्थितियां हैं। वर्तमान में ही हम देख रहे हैं कि इस्राइल और ईरान के बीच संघर्ष, जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया है। अमेरिका भी उस युद्ध में कूद चुका है। इसके कुछ समय ही पहले भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति थी। इसके पहले चीन और भारत के बीच यह स्थिति थी। मध्य पूर्व, गाजा पट्टी, सीरिया लगातार अशांत है।
रूस यूक्रेन युद्ध लंबे समय से कई वर्षों से चल रहा है, गंभीर संघर्ष चल रहा है। भारत पाकिस्तान, चीन जापान, चीन ताइवान, चीन भारत, अमेरिका और तालिबानों का संघर्ष, अमेरिका ईरान, आर्मेनिया अज़रबैजान, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, अमेरिका चीन, इसराइल ईरान, इस तरह से वैश्विक स्तर पर गंभीर संघर्ष की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। ऐसे अवसर पर विश्व इतिहास के अध्ययन के माध्यम से परस्पर समरसता और समन्वय की भावना का विकास किया जा सकता है। परस्पर अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता, जिस प्रकार से एक देश दूसरे देश पर निर्भर करता है, समय के साथ और बढ़ती जा रही है। चाहे वह व्यापार का क्षेत्र हो, तकनीकी क्षेत्र हो, कृषि हो, उद्योग हो, संचार हो, यातायात हो, सैनिक क्षेत्र हो, हथियारों के निर्माण का या निर्यात का, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदान प्रदान एवं परस्पर निर्भरता बहुत अधिक बढ़ चुकी है। यातायात के साधनों और संचार के साधनों के अधिक विकास के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय दूरी थी वह दूरी कम हो गई है। उसके कारण एकता के तत्व हैं। यूरोप में संयुक्त यूरोप की भावना का विकास हो रहा है। एक मुद्रा पूरे यूरोप में चलाने की योजना चल पड़ी है और बहुत हद तक ये कामयाब भी हो रही है। इसी प्रकार व्यापारिक आर्थिक सहयोग वृद्धि के प्रयास हो रहे हैं। इन सहयोगों को विकसित करने के लिए इतिहास की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। विश्व इतिहास का अध्ययन, एकता का अध्ययन, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास इतिहास के माध्यम से संभव है। इतिहास के ज्ञान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय निकटता की भावना का विकास किया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसके बाद सभी देश इस प्रयास में हैं कि तृतीय विश्व युद्ध न हो। विश्व के जितने भी भयावह युद्ध हुए हैं उनकी विभीषिका इतिहास स्पष्ट कर सकती है, तथा यह स्पष्ट संदेश इतिहास देती है कि इस तरह के युद्ध भविष्य में नहीं हो, उनके समाधान के लिए प्रयास होने चाहिए। यह इतिहास का ज्ञान हमारे समक्ष स्पष्ट कर देता है। एक युद्ध दूसरे युद्ध को जन्म देती है और एक देश के साथ यदि किसी पड़ोसी का एक बार युद्ध हो जाए तो वह लगातार दुश्मनी में परिवर्तित हो जाता है और यह जो शत्रुता की श्रृंखला है लंबे समय तक खड़ी हो जाती है, लंबे समय तक चलती है। तो इससे बचने की आवश्यकता है और यह ज्ञान इतिहास से हमें प्राप्त होता है। तो इतिहास की बड़ी उपयोगिता है अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने में, एकता की भावना को विकसित करने में। व्यावसायिक उपयोग भी इतिहास का है। व्यवसाय की दृष्टि से इतिहास एक उपयोगी विषय है। विश्वविद्यालय स्तर पर अधिक उपयोगी हो जाता है। स्नातकोत्तर की परीक्षा के उपरांत विद्यार्थी पत्रकारिता का कार्य कर सकते हैं। एक सफल पत्रकार वही होगा जिसको इतिहास का ज्ञान होगा। उदाहरण के लिए इसराइल और ईरान का संघर्ष चल रहा है। यदि वह इतिहास का विद्यार्थी रहा है, इतिहास का अध्ययन उसके पास है, तो वह इसराइल के निर्माण को लेकर किस प्रकार से यहूदी विश्व में भटकते रहे थे, किस प्रकार से जर्मनी में उनके खिलाफ अत्याचार हुआ, उनका कोई देश नहीं था, फिर किस प्रकार से उन्होंने अपनी एकता का प्रदर्शन किया और इसराइल का निर्माण किया, किस तरह से मुसलमानों के साथ उनका लंबा संघर्ष चल रहा है। यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होगा तभी वह समस्या को सही ढंग से समझ पाएगा। तो पत्रकारिता के लिए भी इतिहास के ज्ञान की आवश्यकता होती है। विश्वविख्यात पत्रकार वाटर लिपमैन, D.W. ब्रोगन, सर आर्थर ब्रियंट, इनके विख्यात होने के पीछे इनके इतिहास का ज्ञान था। प्रशासकीय सेवाओं में भी इतिहास एक आवश्यक विषय है। यूपीएससी की परीक्षा हो, एसएससी, पीएससी, नेट, जेआरएफ के क्षेत्र में इतिहास बहुत उपयोगी विषय है। इतिहास के अध्ययन से शिक्षक, व्याख्याता, प्राध्यापक, इतिहासकार, पुरातत्वविद, संग्रहालय के अधिकारी तथा अनुसंधान कार्य के मार्गदर्शक के रूप में इतिहास का ज्ञाता या इतिहास का जिसने अध्ययन किया होगा उसका ज्ञान बड़ा उपयोगी हो जाता है। इतिहास का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति एक अच्छा राजनीतिज्ञ, एक अच्छा कूटनीतिज्ञ और अच्छा राजदूत भी हो सकता है। इतिहास का ज्ञाता संस्कृति विभाग में भी सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है। तो इसका व्यावसायिक उपयोग भी है। व्यवसाय का ज्ञान भी, व्यापार की अभिवृद्धि किस प्रकार से होती है, इसकी पूरी जानकारी, किस तरह की नीतियाँ जो सफल व्यापारिक देश रहे या सफल व्यापारिक राजा रहे, आर्थिक दृष्टि से संपन्न हुए, उन्होंने किस प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया, उसका ज्ञान प्राप्त करके इसका व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है।
राजनीतिक उपयोग। एक सफल राजनेता होने में इतिहास का ज्ञान अत्यंत उपयोगी है। व्यवहारिक रूप से राजनीति का अर्थ राजनीतिज्ञों को इतिहास से प्राप्त होती है, क्योंकि इतिहास में पूरा इतिहास राजनीतिक घटनाओं से भरा पड़ा है। किस प्रकार की कूटनीति से राजा सफल हुए, किस प्रकार की नीतियों से देश सफल हुए, इसकी राजनीति की शिक्षा इतिहास से प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं की जानकारी भी इतिहास से प्राप्त होती है। विदेश नीति के निर्माण में इतिहास मददगार सिद्ध होता है। किसी भी देश के साथ राजनीतिक संबंध, कूटनीतिक संबंध स्थापित करने हेतु उस देश के साथ अपने देश के पूर्व संबंधों के इतिहास को जानना आवश्यक होता है। इसका ज्ञान हमें जब प्राप्त होता है, यह इतिहास से ही प्राप्त होता है। संवैधानिक इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। स्वतंत्रता संग्राम, देशभक्ति, राजनीतिक कर्तव्य बोध, राष्ट्रीय चेतना, लोकतंत्र का विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों की जानकारी भी हमें इतिहास से प्राप्त होती है। इन सभी के ज्ञान से राष्ट्रीय नीति के निर्माण में हमें बहुत सहयोग प्राप्त होता है। इस प्रकार इतिहास एक राजनीतिज्ञ के लिए या राजनीति में इतिहास का अत्यधिक उपयोग संभव है या इसका उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत उपयोगिता। स्वयं की पहचान, अपने देश, अपने समाज, अपने प्रदेश, अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज, अपने धर्म, अपनी शिक्षा, नैतिकता की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति इतिहास से प्राप्त करता है। इतिहास के अध्ययन की प्रक्रिया में विश्लेषणात्मक बुद्धि विकसित करने में मदद प्राप्त होती है। हम समस्याओं की जड़ तक जाना सीखते हैं, इतिहास तक जाना सीखते हैं। इतिहास एक तरह से जड़ है प्रत्येक समस्या का, या समाज के विकास का, या संस्कृति का, या सभ्यता का उद्गम किस प्रकार हुआ। ये जड़ अगर देखना हो तो हमें इतिहास में जाना पड़ता है, अथवा पृष्ठभूमि तक हम जानने के आदी हो जाते हैं। किसी भी चीज़ की शुरुआत उस घटना की जड़ से करते हैं। किसी भी समस्या के निदान हेतु तर्क वितर्क का प्रयोग, निष्कर्ष निकालने हेतु हम इतिहास के प्रयोग से अभ्यस्त हो जाते हैं, जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन और सामाजिक जीवन में करते हैं। इतिहास के अध्ययन से हम एक जिम्मेदार नागरिक, एक देशभक्त तथा एक ईमानदार अधिकारी, कर्मचारी अथवा व्यवसायी बनने में इतिहास हमारी मदद करता है। इतिहास विषय के अध्ययन के माध्यम से हम व्यक्तिगत रूप से अपने लिए जीविकोपार्जन के साधन के रूप में शासकीय सेवा भी प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास है वो हमें विश्लेषण के माध्यम से जीवन में इस विश्लेषण बुद्धि का जो विकास हमारा होता है, उसका उपयोग हम दैनिक जीवन में भी करते हैं। तो इतिहास एक उपयोगी विषय है और इसकी व्यक्तिगत उपयोगिता बहुत अधिक है। राष्ट्रीय योजना बनाने में इसकी उपयोगिता है। राष्ट्रहित विभिन्न योजनाओं के निर्माण में इतिहास हमारे लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्माण हेतु किसी देश विशेष के विषय में इतिहास से हमें जानकारी मिलती है कि वह किस प्रकृति, किस नीति अथवा किस प्रकार की सभ्यता वाला देश है, तथा उसके साथ किस प्रकार का कूटनीतिक संबंध हमारे देश को स्थापित करना चाहिए, इसकी जानकारी हमें मिलती है। किसी भी सामाजिक योजना के निर्माण में इतिहास उपयोगी होता है। इस तरह की योजना कृषक, मजदूरों, उद्योगपतियों, गरीबों या किसी भी सामाजिक समस्या के प्रति कि उसका निदान किस प्रकार से किया जा सकता है, इतिहास में इसकी पृष्ठभूमि प्राप्त हो जाती है, जिसके आधार पर राष्ट्रीय नीति के निर्माण में हमें बहुत सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए, भारत में प्राचीन काल से लेकर अंग्रेजों के काल तक प्लेग एवं विभिन्न महामारियों का प्रकोप हुआ। उसका किस प्रकार से सामना किया गया, उससे हमें सीख मिलती है। कहाँ कहाँ पर हम चूके, कहाँ पर हमने अच्छी नीति अपनाई, उस समय क्या गलतियां हमने की, हम उसको अब सुधार के उसके आधार पर कार्य करते हैं। जैसे वर्तमान में कोरोना संबंधी महामारी कोविड के बारे में आप जान रहे हैं। जब समस्या उत्पन्न हुई तो उस ज्ञान का उपयोग किया गया। इसी प्रकार से अन्य आकस्मिक आपदा जब आ जाती है तो हम इतिहास से सबक लेते हैं कि भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि के अवसर पर पूर्व में इसका निदान किस प्रकार से किया गया था। इतिहास हमें इसकी जानकारी देता है। उस आधार पर फिर योजना का निर्माण हम करते हैं, जिसमें हमको पर्याप्त मदद इतिहास से मिलती है। विशेषकर अतिवृष्टि और अनावृष्टि
बाढ़ की समस्या ये लगातार भारत में आती रहती है। उसकी नीति जो बनाई जाती है, उससे निदान करने के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए उसमें इतिहास की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार आर्थिक नीति के निर्धारण के लिए भी इतिहास से सबक लेकर कि पूर्व की नीतियों में किस नीति से हम सफल हुए, किस नीति में हम असफल हुए, इसका आकलन और विश्लेषण इतिहास के माध्यम से करके आर्थिक नीति का निर्माण किया जा सकता है। इसी प्रकार आर्थिक उपयोगिता, आर्थिक नीति के निर्धारण करने में भी इतिहास से हमें पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है। देश की आर्थिक नीति कैसी हो, इस हेतु इतिहास हमें अनेक नीतियों की शिक्षा देता है। जैसे व्यापारिक नीति कैसी हो, करारोपण की नीति कैसी हो, कृषि नीति कैसी हो, मुद्रास्फीति की स्थिति में कौन सी नीति कारगर होती है, अपस्फीति के अवसर पर किस तरह की नीति अपनाई जाती है, आर्थिक मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाए जैसा 1928-29 में हुआ था, किस प्रकार की नीति कारगर होती है, अमेरिका में किस प्रकार की नीति अपनाई गई थी जो बहुत हद तक सफल हुई थी। इसी प्रकार बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, राष्ट्रीय बजट का निर्माण कैसे हो, कौन सा बजट सफल हुआ था, किस कारण से सफल हुआ था। इस हेतु नीति के निर्धारण में इतिहास से हमें पर्याप्त सहयोग मिलता है। योजना आयोग के सदस्य भी इतिहास पर दृष्टिपात करके ही योजनाओं का निर्माण करते हैं कि पूर्व में कौन सी योजना बनाई गई थी, वह कितनी सफल हुई थी। आर्थिक इतिहास अथवा ऐतिहासिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक नीति विषयक विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। विभिन्न आर्थिक विचारधाराओं जैसे मार्क्सवाद, समाजवाद, पूंजीवाद आदि के विषय में भी हमको इतिहास से ज्ञान प्राप्त होता है। तो आर्थिक नीति के निर्धारण में ये आर्थिक उपयोगिता इतिहास की बहुत अधिक है। साहित्यिक तथा मनोरंजन विषयक उपयोगिता भी इतिहास का है। इतिहास अपने प्रारंभिक काल में कथात्मक रूप में था, कथा के रूप में इसका लेखन होता था हेरोडोटस के काल से, तथा इतिहास का प्रारंभिक स्वरूप साहित्य की एक शाखा के रूप में हुआ था। उसके साहित्यिक स्वरूप के कारण इतिहास हमारे लिए मनोरंजन भी प्रस्तुत करता है। कुछ इतिहास के अध्ययन करने वाले इतिहास इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इससे उनका मनोरंजन होता है। कुछ लोगों को युद्धों का विवरण पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। इतिहास की घटनाओं को पढ़कर वे आनंदित होते हैं। इस तरह इतिहास का एक साहित्यिक उपयोग भी है। हेरोडोटस, लिबी, ह्यूम, फ्रायड, मैकाले की कृतियाँ साहित्यिक दृष्टिकोण से इतनी रुचिकर हैं कि अधिकांश लोग मनोरंजन के लिए उनका अध्ययन करते हैं। यूनानी ऐतिहासिक साहित्य का विकास स्थानीय गीतों से हुआ था। इस प्रकार इतिहास स्वयं में विनोदपूर्ण भी है। भारतीय पौराणिक कथाएं, परंपराएं, मिथक आदि भी सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने भी इस प्रकार का लेख किया है जो मनोरंजक भी है और इतिहास का ज्ञान भी हमें देता है। ह्यूम के अनुसार इतिहास उपन्यास से भी अधिक रोचक है। मैकाले ने लिखा कि मुझे तब तक संतोष नहीं होगा जब तक मेरी रचना नवीनतम रोमांटिक उपन्यासों को नवयुवतियों के टेबल से हटाकर उसका स्थान ग्रहण न कर ले। मैकाले का कहना यह था कि मैं जो कुछ इतिहास लिखता हूँ वह इतना मनोरंजक होता है कि नवयुवक और नवयुवतियाँ जो उपन्यास पढ़ती हैं, उपन्यास को छोड़कर वो इतिहास को पढ़ें, मेरे ग्रंथ को पढ़ें। इतना मनोरंजक होना चाहिए। यानी साहित्यिक उपयोग की ओर, कलात्मक उपयोग की ओर मैकाले संकेत कर रहे हैं। रेनियर ने लिखा, इतिहास हमारे लिए मनोरंजन भी प्रस्तुत करता है। हम अपने इतिहास को कहानी के रूप में पढ़ते और आनंदित होते हैं। कभी इतिहास हमारे साहित्य की एक शाखा भी रहा है। साहित्य सृजन में इतिहास से संबल प्राप्त होता है। यह वह विषय है जो मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है और इतनी अधिक जानकारी देता है जितने अन्य विषयों से हमें प्राप्त नहीं होती है। तो ये हमने विस्तार पूर्वक इतिहास के उपयोग, उसके महत्व या उसकी महत्ता के विषय में, उपयोगिता के विषय में चर्चा की। निष्कर्ष के रूप में इतिहास निश्चित रूप से अत्यंत उपयोगी तथा महत्वपूर्ण विषय है जिसका अनेक क्षेत्रों में उपयोग एवं महत्व दृढ़तापूर्वक स्थापित है। किंतु कुछ इतिहासविद इनके द्वारा इतिहास के दुरुपयोग अथवा इसके अनुपयोगी होने के विषय में विचार व्यक्त किया गया है। उदाहरण देख सकते हैं आप। हेनरी फोर्ड ने इतिहास को बकवास कहा था।
हेगेल को भी एक समय में इतिहास से विश्वास उठ गया था। उसने कहा था कि इतिहास में शिक्षा के लिए कुछ भी तत्व विद्यमान नहीं है। यद्यपि उसके जो विचार हैं, वो अपने ही विचार के विरोधी हो जाते हैं कई स्थानों पर हेगेल के, किंतु एक अवसर पर उसका विश्वास ऐसा हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का भी कुछ इस प्रकार से विश्वास था। फ्रेडरिक महान जब इतिहास पढ़ना चाहता था तब कहा करता था कि मेरा बिछौना ला दो, यानी वो पढ़ना नहीं चाहता था। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध किस्सा है कि एक बार इटली के एक अपराधी से कहा गया कि या तो वह अपने अपराध के लिए जेल की सजा स्वीकार कर ले, या फिर वह इटली के एक इतिहासकार के द्वारा लिखित इटली का इतिहास पढ़ ले। अपराधी ने इतिहास को पढ़ने के बजाय जेल जाना स्वीकार किया। एक चीनी व्यक्ति ने के एम पणिक्कर से कहा था कि भारतीय इतिहास टेलीफोन की डायरेक्टरी है, क्योंकि इसमें केवल वंशावलियां और तिथियां ही लिखी गई। हेनरी फोर्ड ने इतिहास को एक शयन कक्ष कहा था। चार्ल्स ओमन ने इतिहास को विषाक्त कहा था। इतिहास पर इस तरह के कटाक्ष एवं आरोप प्रत्यारोपित किए जाते हैं, किंतु यह कदापि सत्य नहीं है और हो नहीं सकता। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन महानुभावों ने अवश्य ऐसे लेखकों का इतिहास पढ़ लिया होगा जिनमें कलात्मक इतिहास लेखन का प्रयोग नहीं किया गया होगा, जिसके कारण इतिहास रुचिकर और पठनीय प्रतीत नहीं हुआ होगा। इस कारण ऐसे विचार इन्होंने व्यक्त किए। अन्यथा इतिहास बहुत रोचक है और इस तरह के कटाक्ष जो किए जाते हैं वह निश्चित रूप से त्रुटिपूर्ण हैं, निंदनीय भी हैं। इतिहास के विषय में उपयुक्त लिखा गया है कि इतिहास की उपयोगिता संकुचित दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए नहीं है। यह विषय जाति और धर्म के ऊपर है। यह मानवीय मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है। यह राउज ने लिखा। बेकन के अनुसार इतिहास का पठन मनुष्य को पूर्ण तथा इतिहास का लेखन विवेकशील बनाता है। बेकन ने आगे लिखा, कविता मनुष्य को विनोदी, गणित चतुर, दर्शन अध्यवसायी, नीति निपुण, तर्कशास्त्र आत्मसंतोषी बनाता है। इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। हीगल के अनुसार मनुष्य इतिहास से वह शिक्षा प्राप्त करता है जो अन्य विषयों में अप्राप्य है। इतिहास मनुष्य को परिपक्व, बुद्धिमान, अनुभवी बनाने वाला अत्यंत उपयोगी विषय है। अतीत की आधारशिला पर वर्तमान का निर्माण करने तथा भावी मार्गदर्शन के लिए इतिहास मनुष्य को सक्षम बनाता है। वर्तमान समय में इतिहास का अध्ययन एवं लेखन वैज्ञानिक प्रविधियों के द्वारा विज्ञान की भांति किया जाने लगा है। इस कारण इतिहास के महत्व और भी उसकी महत्ता में वृद्धि हो रही है। इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत सूक्ष्म अध्ययन की परंपरा प्रारंभ हो चुकी है। अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन के अंतर्गत अन्य विषयों के साथ मिलाकर या मिलकर इतिहास का अध्ययन हो रहा है। शोध और अनुसंधान बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि इतिहास का वर्तमान सार्थक है तथा भविष्य उज्ज्वल है। ब्यूरी ने कहा था, इतिहास विज्ञान है, न कम और न अधिक। यद्यपि इतिहास न केवल विज्ञान है बल्कि कला भी है। वस्तुतः कला और विज्ञान का सुंदर समन्वय है तथा मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी विषय है।